प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस जो आपका चैप्टर है उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन, एक समतल में गति। ठीक, इससे पहले आपने वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति जो पढ़ी थी वो क्या थी, उसको एक बार जरा सा चेक करते हैं कि वो गति एक विमीय वन डायमेंशनल या ऋजुरेखीय गति क्या थी। ठीक है, आपके पास वन डायमेंशनल मोशन जो था इसमें क्या था, आपने एक एग्जांपल लिया था। सपोज आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या किसी बॉल को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ था, जब हमारे पास ये क्षैतिज है, ठीक है, यहां से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है और वो क्या है, बॉल जब ऊपर फेंकी गई तो यहां पर क्या हो गया, फिर कुछ समय के पश्चात ये क्या है, इसी पाथ में फिर क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड्स आ जाएगी। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल था। इसमें क्या हुआ कि जो एक्सिस है, जो अक्ष है, इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट इस पूरी गति में प्रभावित हो रहा है। एक ही कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पर क्या है, ऊपर फेंकी जा रही है वस्तु, तो अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो केवल वाई एक्सिस में ही ये मोशन हो रहा है। ठीक है, या अगर हम किसी सीधी सड़क में गाड़ी चल रही है या कोई वस्तु अगर चल रही है और इसका मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा, क्योंकि ये केवल एक्स एक्सिस को फॉलो कर रही है, या एक्स एक्सिस ही इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है गति के दौरान। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन था क्योंकि एक ही अक्ष, एक ही निर्देशांक इस वाली गति में पार्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट था या वेलोसिटी थी या एक्सीलरेशन था, वो क्या था, वो क्या हो रहा है, वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम देखें, इधर देखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव, और अगर इस तरफ मोशन हो रहा है तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे वेलोसिटी और ऐसे एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखकर ही पता कर सकते हैं। दिस इज 1D या वन डायमेंशनल मोशन। ओके, अब हमारे पास जो नए प्रकार के मोशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं। प्लेन क्या हुआ, जिसमें दो अक्ष हों। जैसे आपके पास ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है। ठीक है, इस प्लेन में अब गति की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधा सा यहीं से आप जब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वन डायमेंशनल में तो केवल एक अक्ष में ही गति हो रही थी, लेकिन टू डायमेंशनल, ये एक समतल में गति जो है वो किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। ठीक है, द्विविमा का मीनिंग क्या है, टू डायमेंशनल का मतलब क्या है, कोई भी दो अक्ष, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स, कोई भी दो, आपके पास निर्देशांक होते हैं वो एक्स, वाई और जेड, जनरली आप परपेंडिकुलर इनको लेते हैं और वो ऐसे होते हैं। तो या तो ये प्लेन या तो ये प्लेन या तो ये प्लेन, हम इसकी बात कर रहे हैं और इसमें मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज या जैसे आपके पास एक टेबल है, उस टेबल का जो ऊपर का टॉप है दैट इज अ प्लेन, एक प्लेन है, एक्स एक्सिस भी है, उसमें वाई एक्सिस भी है। आपके पास बुक है, बुक का ऊपर की सरफेस जो है वो क्या शो करेगी, टू डायमेंशनल आकृति है वो। अगर उसमें मोशन हो रहा है, सपोज इसमें एक चींटी चल रही है, ठीक है, एक चींटी चल रही है, वो यहाँ गई, तो यहाँ देखिए इसकी जो गति है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई और वाई एक्सिस में भी है। ठीक है, इसकी गति एक्स एक्सिस में भी है, यहाँ पर थी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, और वाई एक्सिस में भी यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, ये 2D मोशन है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसी टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात यहाँ पर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें। अब पहले टू डायमेंशनल में देखो, आपके पास वन डायमेंशनल का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो ये है।
वो ये है कि आपने क्या किया, किसी वस्तु को क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, 2 एक्सिस होगा और ये वाली एक्सिस होती है वर्टिकल, ठीक है। सपोज ये देखो, यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को जो थ्रो कर रहे हैं, किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, सीधे वर्टिकली कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर कोई वस्तु को हम सीधे थ्रो न करके इस क्षैतिज के साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से फेंके और किसी स्पीड से फेंके, किसी इनिशियल स्पीड से फेंके, तो क्या होगा। सपोज जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं किक मारा जाता है, तो कैसे होगा कि वो क्षैतिज से क्या किया, किसी एक एंगल पर उसको थ्रो किया जाता है और वो कैसे आता है, ऐसे। उसकी गति कैसे होगी, ये क्या है, ये क्या है, थीटा एंगल बना रहा है और ये इसका प्रारंभिक वेग है u, ठीक है। इस प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका गया, तो क्या चीज होगी इसमें, देखो ये 2 डायमेंशनल का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है सपोज, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब ये एग्जाम्पल हो गया 2 डायमेंशनल, 2D का एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों है 2 डायमेंशनल का, एक्स एक्सिस में भी यहां पर थी इनिशियली, कोई भी वस्तु या कोई भी फुटबॉल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो यहां पर थी और उसको हमने क्या किया, किक मारा, और किक मार के वो कहां पहुंच गई, क्षैतिज में ही यहां पर पहुंच गई। तो देखो यहां पर विस्थापन हुआ इसका एक्स डायरेक्शन में भी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी इसने क्या किया, अभी यहां पर है, 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 चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस। ठीक ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये गति हो रही है। ऐसे ही वाई एक्सिस में अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है ना, और ये सपोज ये है, अभी यहाँ पर है, ठीक। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगी, ये जो गति है ये एक्स एक्सिस में भी पार्ट कर रही है और वाई एक्सिस में भी पार्ट हो रहा है, इसमें पार्ट ले रही है ये फुटबॉल, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, मोशन इन अ प्लेन का बहुत जनरल एग्जाम्पल है ये, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसी गति जिसमें क्या है, ये जो पथ है, जो फुटबॉल है या बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो किया जा रहा है क्षैतिज से किसी एंगल पर और किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पथ होगा वो वक्र होगा, कर्व में वो क्या करेगी, अपने पथ को, अपने पाथ को ट्रेवल करेगी, क्लियर, ठीक है। तो ऐसा मोशन कहलाता है प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है ये, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम बात कर रहे हैं इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रक्षेप्य गति की हम इसमें बात कर रहे हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होगा, देखिए आपके पास, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होता है तो ये गुरुत्व के अधीन होता है, गुरुत्वीय त्वरण इसमें काम करेगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, और उसकी दिशा हमेशा क्या होगी, यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, हर बार उसकी दिशा क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी, क्लियर करिए आप। यानी जो त्वरण काम कर रहा है वो क्या है, जी है, ठीक है। जब ये कहाँ है, वाई एक्सिस में ये मोशन कर रही है ऊपर की ओर, जब ये गति कर रही है तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। एक दूसरी बात, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हम कंसेप्ट की बात करते हैं, जब भी इस तरह की मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अजम्पशन माना जाता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो कैसा है, एक समान है। जनरली क्या होता है, एक समान गुरुत्वीय त्वरण है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। जनरली जी का मान पृथ्वी तल से नीचे जाने पर या पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जो ये चेंज है पृथ्वी तल के नियर अबाउट जो चेंज है वो बहुत माइन्यूट होता है, इसीलिए इसको क्या जंक्शन लिया गया है कि जो त्वरण है वो एक समान है। और दूसरी बात जो इसमें ली गई है कि इसमें जो एयर फ्रिक्शन है, हवा का जो घर्षण है या जो हवा है,
ये मतलब हवा का घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, मीन्स ये जो मोशन है वहां पर एयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये दो एजम्पशन लेके इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको आप पहले ध्यान से समझिए, तब ही इसके हम डेरिवेशन पर जाएंगे कि क्या क्या डेरिवेशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, देखो आपके पास हम कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस में भी है, एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम मान रहे हैं वी। वी क्या है? प्रारंभिक वेग है। यू सॉरी यू क्या है? ये प्रारंभिक वेग हम लेके चल रहे हैं, ये क्या है? प्रारंभिक वेग से चल रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्षैतिज दिशा में भी गति हो रही है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति हो रही है, दोनों ही डायरेक्शन में गति हो रही है, दोनों गतियां एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये अलग हो रही है, ये अलग हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर देखिए जो u है वो दो घटकों में बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम क्षैतिज दिशा में बात करेंगे तो उस समय हमारे पास हम कौन सा घटक लेंगे? हॉरिजॉन्टल घटक, उसको हम कहेंगे ux। ठीक है, और जब हम y अक्ष में गति की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट में वर्टिकली बात करेंगे, तब वहां पर हम क्या कहेंगे? uy। ये क्लियर कर लीजिए, आपके पास दो घटक यहाँ पर u के होंगे। थीटा एंगल से जब उसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाएगा, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाएगा, तो ये क्योंकि x और y एक्सिस दोनों में ही मोशन कर रहा है, दैट्स वाई x एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको हम ux ले रहे हैं और y एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको हम uy ले रहे हैं। ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ux की जब हमने सदिशों का वियोजन, वेक्टर एनालिसिस में हमने सदिशों का वियोजन पढ़ा था, रेजोल्यूशन पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो क्षैतिज घटक है या जो थीटा के पास है वो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। वो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। ऐसे ही जो uy है दूसरा, ये वाला घटक तो हो गया u cos थीटा और ये वाला घटक हो गया u sin थीटा। तो uy क्या हो गया आपके पास? u sin थीटा। इसको बहुत अच्छे से ग्रस्प कर लीजिए आप। ठीक है, क्षैतिज में जब हम बात करेंगे तो क्षैतिज घटक लेंगे और ऊर्ध्वाधर में जब हम बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति में जब हम y एक्सिस में, y एक्सिस के अलोंग जब हम मोशन को चेक करेंगे तो हम वहां पर u sin थीटा लेंगे। ठीक, दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, जो ग्रेविटी है g है वो कैसा है? डाउनवर्ड्स है। जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है a, जब हम गति की समीकरणों को यूज करेंगे तो वहां पर एक ही जगह हम g की बात करेंगे और वो कैसा होगा? माइनस g होगा। ठीक है, a आपके पास क्या होगा? माइनस g होगा, इधर भी इधर। ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स काम करेगा। ऐसे ही आपके पास, अच्छा अब देखो, जब आप वन डायमेंशनल में भी आप बात करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। अंतिम वेग वहां पर 0 हो जाता है और फिर वो डाउनवर्ड्स मूव करना शुरू कर देती है वस्तु। ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ से क्या हुआ, ये u से चलना शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पर गया, सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पर भी इसके दो घटक हो गए, है ना। ये u है तो ये इसके दो घटक हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए जब मैक्सिमम हाइट जहाँ से वस्तु नीचे आना शुरू हो रही है, इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या है, वस्तु यहाँ से चली 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 मैक्सिमम पहुंची और मैक्सिमम पहुंचने के बाद वो फिर से नीचे गिरनी शुरू, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो नीचे गिरनी शुरू हुई। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद ही नीचे गिरना क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज घटक तो अभी भी ux है, क्षैतिज घटक तो क्या है? ux है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर जो uy है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जो uy है वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर uy 0 हो जाता है। इसीलिए यानी ऊर्ध्वाधर जो वेलोसिटी है, वर्टिकली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो धीरे 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 कम होना शुरू हुआ।
है ना, ये कम होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। जबकि क्षैतिज घटक में, ध्यान दो इस चीज को, जबकि क्षैतिज घटक में जी का कोई प्रभाव नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जब हम एक्स एक्सिस में या क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर हर बार, है ना, क्षैतिज यू एक्स क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये भी आप ध्यान रखिए, यू एक्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी हर पॉइंट पर। क्लियर? जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या काम करेगा? यू एक्स। अब वस्तु क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर गुरुत्वीय त्वरण लगने पर यहाँ पर v का मान 0 हो गया है, तो अब वस्तु ने नीचे गिरना शुरू होना है। ठीक है, तो वस्तु क्या हुई? नीचे गिरना शुरू हुई और यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, तो यहां से लेकर क्षैतिज के इसको O मान लीजिए, सपोज O से लेकर, और इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए M सपोज। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट जहां पर है इसको M मान लीजिए, मैक्सिमम के लिए M मान रही हूं मैं इसको, और ये P पर पहुंची। ठीक है, तो आपके पास O से लेकर P मीन्स क्षैतिज के जिस बिंदु से उसको प्रक्षेपित किया गया, अच्छा इसको प्रक्षेप्य गति कह रहे हैं ना, तो और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रक्षेपण कहा जाता है। तो जब भी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज से किसी एंगल पे प्रक्षेपित किया जाता है। क्लियर? और वो क्या होगा फिर? क्षैतिज के महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद फिर क्या होगा? क्षैतिज के किसी बिंदु पर पहुंच जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर करी उसको कहा जाता है रेंज। उसको क्या कहा जाता है? रेंज। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय उसने लिया, यहां से लेकर यहां तक जितना समय लेगी उतना ही समय यहां से लेकर यहां तक आने में होगा। मैक्सिमम तक पहुंचने पर, जैसे 1D में भी यही होता था, वर्टिकली जहां तक गया और फिर वो डाउनवर्ड्स आना शुरू होती है, तो जितना समय उसने यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया उतना ही समय वो क्या है? डाउनवर्ड्स जब आएगी और क्षैतिज के जिस बिंदु तक पहुंचेगी वहां तक उतना ही समय लेगी। बस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि इस पूरे पथ में क्षैतिज घटक जो है वो अपरिवर्तित रहता है, जबकि महत्तम ऊंचाई तक जाते जाते ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल यू वाई जिसकी बात हम कर रहे हैं, यू वाई की वैल्यू कम 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 होती जाएगी, फिर 0 होगी, और फिर जब वो डाउनवर्ड्स गिरेगी तो फिर उसने इंक्रीज होना शुरू होना है, और फिर यहाँ पर उससे ये यहाँ पर भी पहुंच जाएगी। ठीक है, यू वाई का मान फिर से रिकवर हो जाएगा जब वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी। ये बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इस फिगर को मैं एक बार और अच्छे से बनाती हूँ। और ये चीजें, ये 2 अजम्पशन जो हैं कि जी जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और उसमें जो चेंजेस हैं वो नेग्लिजिबल मान लिए गए हैं। ठीक है, और जो एयर फ्रिक्शन है, हवा का जो घर्षण है, हवा का घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, यानी हवा इस पूरी गति के दौरान इसको प्रभावित नहीं कर रही, नहीं तो ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी अगर एयर फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं तो ये क्या है, क्योंकि पृथ्वी तल के पास है इसलिए इसको क्या है, ये 2 एजम्पशन ले लिए जाते हैं। ठीक, अब इसको जरा अच्छे से फिगर बनाती हूँ और इन चीज़ों को एक बार और समझ के फिर इसमें हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको रहने देते हैं, इसको बनाते हैं। आपके पास आपने कहा ये O पॉइंट था, ये O पॉइंट से आपने किसी वस्तु को फेंका और वो ऐसे पहुंची। क्लियर, वो ऐसे पहुंची, ये थीटा एंगल है और ये इनिशियल वेलोसिटी u का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको क्या बदल दिया, u cos थीटा। थीटा के एंगल उस दिन भी कहा था कि जो थीटा के इधर होगा वो u cos थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला u y जिसको हम कह रहे हैं u x बोल दो इसको, और इसको u y बोल दो, और u y कितना है, u y की वैल्यू है u y इज इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है,
अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कहाँ पर आप देखेंगे, जहां से वस्तु नीचे गिरना शुरू हुई है, जहां से ऊपर आने के बाद वाई एक्सिस से फिर डाउनवर्ड्स जाना शुरू हुई है, वो महत्तम ऊंचाई है। यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको एच बोल दो, एच हो गई महत्तम ऊंचाई। ठीक है, एच क्या हो गई, महत्तम ऊंचाई हो गई। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट भी इसको कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने पर ये जो समय लेती है, सपोज ये टी है, यहां से लेकर और यहां तक जाने में टी, फिर यहां से यहां तक आने में इसने फिर क्या ले लिया, टी टाइम। यानी ओ है, इसको हमने एम कहा था और इसको मैंने पी कहा था। ठीक है, तो ओ से लेके ओपी जो डिस्टेंस है, 36 दूरी है, जो 36 दूरी, उसको आर कहा जाता है। दूरी उसको आर कहा जाता है। आर मीन्स रेंज या परास कहा जाता है। क्लियर। और ओ से लेके एम तक जाने में और एम से लेके पी तक, ओ से पी तक आने में लिया गया समय। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, लिया गया समय, इसको हम कह रहे हैं टी, कैपिटल टी। इसको क्या कह रहे हैं, इसको यहां तक स्मॉल टी का, इसका मतलब कैपिटल टी मीन्स 2t के बराबर है। टी प्लस टी दैट इज 2t। इस कैपिटल टी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। कितना उड़ा वो, कितने समय में उड़ के वो फिर क्षैतिज में पहुंच गया, उड्डयन काल। हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे उड्डयन काल। ठीक है, उड्डयन काल, 36 दूरी यहां से यहां तक आर, ये यहां से लेके यहां तक आर। मैक्सिमम हाइट जहां पर वेलोसिटी, अच्छा यहां पर देखिए मैक्सिमम हाइट पर, ये बात भी आप लिख दीजिए, महत्तम ऊंचाई पर क्या होता है, uy = 0 होता है। ये बात भी नोट कर लो। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट विल इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, और हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, हर जगह पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, यानी गुरुत्व के अधीन गति है। ये भी गुरुत्व के, प्रक्षेप्य गति गुरुत्व के अधीन गति का ही एक एग्जाम्पल है, 2D मोशन है वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो वर्टिकली जब जा रही है वस्तु, तो वहां पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, लेकिन क्षैतिज में गुरुत्वीय त्वरण का कोई, यहाँ पर इधर गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ये तो क्या है, एक्स एक्सिस में है केवल। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक किसका, वेग का जो क्षैतिज घटक है, जो ux है, वो क्या है, हर बार u cos थीटा है। क्या है, u cos थीटा है, अपरिवर्तित है। ये बातें आप नोट कर लीजिए, ये आपके पास इस डेरिवेशन में काम आने वाली है। ठीक है, तो आपके पास जो डेरिवेशन है, यहाँ पर जो आपके पास निगमन है वो क्या क्या है, या जो न्यूमेरिकल आएंगे वो किस किस पर आ सकते हैं। आपके पास महत्तम ऊंचाई h निकालने के लिए आ सकता है। न्यूमेरिकल में आपके पास थीटा दिया होगा, वैल्यूज दी होंगी, x दिया होगा, जो भी 36 दूरी दी होगी। मैक्सिमम हाइट निकालने को आ सकती है। रेंज निकाल के आपने इस एंगल से फेंका तो देखिए वस्तु कहाँ तक पहुंची, वो दूरी निकालने के लिए आ सकती है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की इस पूरी जो प्रक्षेप्य गति है, ये जो प्रक्षेप्य पथ है, इसमें उस ऑब्जेक्ट ने, जो प्रक्षेपण वस्तु थी, उसने कुल कितना समय लिया। ठीक है, अच्छा, तो वो सारे एग्जाम्पल इन फॉर्मूला है, इन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले उड्डयन काल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये इजी है निकालने के लिए। उसके बाद हम हाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, इन पर डेरिवेशन करेंगे। ये चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए, ये फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके जो बहुत अच्छे से जो एग्जाम्पल है, आपने जेवलिन थ्रो देखा होगा, डिस्कस थ्रो देखा होगा, लॉन्ग जंप देखी होगी। इन सब में प्रक्षेप्य गतियों, ये सब प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। फुटबॉल पे किक मारी जाती है, आपके पास बंदूक से जब गोली निकलती है, तोप से जब
गोला निकलता है, तो वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हैं। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं उड्डयन काल निकालने जा रही हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रही हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया आपके पास? ओ से पी तक पहुंचने में लिया गया टाइम। तो सबसे पहले निकालते हैं हम उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, आपने निकालना है उड्डयन काल, ठीक है। उड्डयन काल में आपके पास उड्डयन काल पहले आपने निकालना है टी निकालना है, और टी को हम कह रहे हैं ये 2t के बराबर है। महत्तम ऊंचाई तक टी समय और महत्तम ऊंचाई से फिर 36 के बिंदु तक लेने में टी समय, ठीक है। तो हमारे पास टी क्या हो गया? 2t हो गया। तो आपके पास 2t निकालने के लिए या टी निकालने के लिए आप पहले m तक, o से लेके m तक का जो पाथ है उसको देखते हैं। और इसमें हम कंसीडर करेंगे, देखो इसमें हम कंसीडर करेंगे 36 घटक या y एक्सिस, इन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में आपके पास महत्तम ऊंचाई पर वेग का जो घटक है वो क्या है? v क्या है? 0 है। अंतिम घटक जो है वो क्या है? 0 है, ठीक है। vy जिसको हम कह रहे हैं, या और प्रारंभिक क्या है? u साइन थीटा। यहाँ पर देखो u कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक u है आपके पास u साइन थीटा, ठीक। समय है आपके पास t, और टाइम है आपके पास t इज इक्वल टू टी, और गुरुत्वीय त्वरण a है आपके पास -g, ठीक है। a क्या है? -g, ठीक। तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की पहली समीकरण है, उससे आप यहाँ पर t निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। v का मान आप क्या रखेंगे? 0। u का मान रखेंगे आप u साइन थीटा प्लस a की जगह -g, और t इज t। तो यहां से क्या आ गया? इसको इधर ले आइए। gt इज इक्वल टू u साइन थीटा, u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? u साइन थीटा अपॉन g। ये आपके पास कहाँ है? o से लेकर o से m तक पहुंचने में, o से m तक पहुंचने में लिया गया समय है, पहुंचने में समय है, ठीक है। और o से लेकर p तक क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। प्रक्षेप्य में कुल समय, प्रक्षेप्य में लिया गया कुल समय, ठीक है। उसको ही हम क्या कहते हैं? लिया गया कुल समय। वो क्या हो जाता है? उड्डयन काल। उड्डयन काल, क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया? कुल समय क्या हो गया? इज इक्वल टू 2t। इसको हम कैपिटल T बोल देते हैं। कैपिटल T इज इक्वल टू 2t। तो आपके पास t आ गया, t इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा अपॉन g। ये है आपके पास उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला। यानी यहां से लेकर यहां तक जाने में जो कुल समय है वो g पर निर्भर कर रहा है, इस एंगल पर निर्भर कर रहा है जो आपका प्रक्षेपण कोण है, जिस एंगल से वस्तु फेंकी गई है, प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। तो इस पर और u पर, इनिशियल वेलोसिटी पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। ये आपका उड्डयन काल है। अब दूसरा आपके पास था ऊंचाई, h, महत्तम ऊंचाई। अब उसको निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये उड्डयन काल का फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पास आपकी बुक में है बहुत सारे, ठीक है। अब आप महत्तम ऊंचाई के लिए चलिए। महत्तम ऊंचाई को हम यहाँ पर h से दिखा रहे हैं, कैपिटल H से। अब है महत्तम ऊंचाई, ठीक है। महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। अब देखिए, इसमें भी देखो, क्योंकि H ये है ना, तो आप जो एक्सिस यहाँ पर लेंगे, एक ही एक्सिस लेनी है आपने, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो आप वाई एक्सिस लो, यहाँ पर ज़्यादा इजी यही है। वाई एक्सिस इन वाई एक्सिस,
ठीक, फिर वही चीजें आपने करनी है। मैक्सिमम हाइट पर आपके पास v क्या हो जाएगा, v शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो s है डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू h, उसको हम h बोल रहे हैं। और u जो है वो क्या है, u साइन थीटा है। ठीक, और t इज t, क्योंकि ये सब आपने गति की समीकरण जो भी लगाएंगे वहां यूज करेंगे। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gs बोलिए इसको। ठीक है, 2as बोलिए, as ये जो जनरल है, और a का मान क्या है यहाँ पर, फिर से माइनस g है। गुरुत्वीय त्वरण y एक्सिस में क्या है, क्योंकि डाउनवर्ड्स लगता है गुरुत्वीय त्वरण, इट इज माइनस g। ठीक है, तो आप ये वैल्यू सब पुट कर दीजिए, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस नहीं होगा, a माइनस हो जाएगा, माइनस 2gh। यहाँ से इसको फिर इधर ले जा लीजिए, 2gh इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खोल दीजिए ना, मल्टीप्लाई क्या, स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, h इज इक्वल टू आ गया आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इट इज मैक्सिमम हाइट, इट इज मैक्सिमम हाइट। इस ऊंचाई पर आपके पास जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे प्रभावित करती है h को, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, तो h क्या हो जाएगा, h मैक्सिमम बोलिए, इसको h मैक्सिमम बोल दीजिए, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1। तो आपके पास महत्तम ऊंचाई तय करने के लिए वस्तु, अपने आप सोचिए आप, जब हम इसको महत्तम ऊंचाई वर्टिकली जब हम इसको 90 डिग्री में फेंकेंगे तो ये महत्तम ऊंचाई तय करेगी और तब डाउनवर्ड्स आएगी, जबकि जब हम लेस देन 90 अगर फेंक रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो गया, प्रक्षेप गति में महत्तम ऊंचाई या ऊंचाई के लिए आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अब आ गया आपके पास परास, तीसरा जो है वो है परास। तो परास के लिए देखिए, ये महत्तम ऊंचाई थी, अब आया परास। परास या रेंज जिसको हम कहते हैं, रेंज क्या चीज हुई, प्रक्षेपण बिंदु से, यहां से O से, और फाइनल स्थिति तक पहुंचने में जितनी 36 दूरी तय की गई, 36 दूरी की बात करें, देखो ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल हो रही है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, वो कहलाती, यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज, परास। ठीक है, परास कैसे निकालेंगे, आपके पास परास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुणा समय होता है। तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर निकालेंगे, दूरी यहाँ पर क्या है, ये r है, वेग चूंकि x एक्सिस में है, अच्छा परास के लिए आप x एक्सिस को मेंशन कीजिएगा, ठीक है, x एक्सिस को कंसीडर कीजिएगा। ठीक, तो r आपके पास वेग क्या हो गया, इसका 36 घटक, 36 घटक कितना है, u cos थीटा इंटू t, टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में उड्डयन काल है, इंटू t। अब इस t की वैल्यू रखिए, अब भी आपने निकाली सबसे पहले, तो ये क्या है, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 पहले ले लीजिए, u एंड u स्क्वायर, अच्छा 2 को रहने दो आप, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री में, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2, इसको एक साथ लेके हम इसको लिख रहे हैं साइन 2 थीटा, इसको क्या लिख रहे हैं,
2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने लिखा साइन 2 थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, अपॉन जी। ये आपके पास आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये क्या है, परास की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम परास तय करने के लिए थीटा एंगल कितना हो। ठीक है, आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा कब, आर मैक्सिमम व्हेन, देखो आपने क्या कहा, अभी कहा कि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन में +1। ठीक है, तो ये 2 थीटा यानी 45 अगर होगा तो तभी तो 2 × 45 90 डिग्री हो जाएगा, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब आर मैक्सिमम होगा और कितना होगा, इज इक्वल टू u² साइन 2 × 45, ठीक है, अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा, u² अपॉन जी। ये आर मैक्सिमम की वैल्यू है। यानी अगर हमको क्षैतिज से किसी वस्तु को थ्रो करना है और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो कितने एंगल से फेंकना पड़ेगा उसको, 45 डिग्री के एंगल से उसको थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम प्रक्षेपित होगी, यानी उसका परास तब क्या होगा, महत्तम होगा। तो आपके पास इस प्रक्षेप्य गति में जो फॉर्मूला है वो एक उड्डयन काल के लिए है, T 2u sin थीटा अपॉन जी, जो आपने अभी फॉर्मूला में किया। ऐसे ही आपके पास मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है, और ऐसे ही आपके पास रेंज के लिए फॉर्मूला है, परास के लिए फॉर्मूला है। इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। महत्तम परास के लिए थीटा कितना होना चाहिए, महत्तम ऊंचाई के लिए थीटा कितना होना चाहिए, है ना। ये छोटे छोटे फंडामेंटल कंसेप्ट आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इन पर अच्छे से इनको तैयारी कीजिए, इनको नोट कीजिए, फॉर्मूला बार बार ड्राइव कीजिए। और हाँ, बस इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सिस ले रहे हों तो एक ही एक्सिस को कंसीडर करें, उससे आपका जो फिगर और विज़न होगा ना वो क्लियर होगा। ठीक है, मतलब उसको आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।